वेलकम बैक दोस्तों। मिशन 2022 ट्रेड फिटर सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी। आज हम प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 2 के बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 तक। बाकी निर्देश वैसे ही हैं जैसे पिछली वीडियो में आपको बताए गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स। कौन सा ऑपरेशन फाइन अपघर्षक कणों के साथ किया जाता है। पहला ऑप्शन है फाइलिंग। फाइलिंग में हम एब्रेसिव पार्टिकल्स को प्रयोग नहीं करते, फाइल के ऊपर दांते कटे हुए होते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। लैपिंग, यस, लैपिंग वो ऑपरेशन है जिसमें हम बहुत फाइन मतलब बहुत महीन इसलिए क्योंकि आपने रेगमाल देखा होगा। कुछ रेगमाल जिसमें मोटे दाने होते हैं वो ज़्यादा कटिंग करता है लेकिन सरफेस बहुत अच्छी नहीं आती उसकी स्क्रैपिंग के बाद। लेकिन अगर आप बहुत फाइन रेगमाल को प्रयोग करेंगे जिसमें बहुत पतले महीन और बारीक पास कण होते हैं, वो कटाई कम करता है लेकिन सरफेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी कर देता है। तो लैपिंग में भी हम बहुत फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम इसको बहुत हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहते हैं, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी चाहते हैं, कटाई इससे बहुत ज़्यादा नहीं चाहते, हम इससे कटाई बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो सही आप ऑप्शन बी लैपिंग है। स्क्रैपिंग आपके सैंड पेपर जिसको रेगमाल कह रहा हूँ, या फाइलिंग से या छेनी से हम जो करते हैं उसको स्क्रैपिंग कहते हैं, उसमें हम फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। पॉलिशिंग में भी हम एब्रेसिव पार्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, आमतौर पर चमड़ा मोम लगाकर हम पॉलिशिंग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 77। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नॉर्मलाइजिंग। ये प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं कि नॉर्मलाइजिंग जो एक ऊष्मोपचार है उसको करने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है ऐड कटिंग एबिलिटी। अगर उसमें उसको काटने योग्य यानी कि उसको दूसरी धातु को काटने योग्य बनाना है जिसको हम कटिंग एबिलिटी कहेंगे, वो तो हार्डनिंग का काम हुआ ना, नॉर्मलाइजिंग का काम नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है डेवलप हाई हार्डनेस को बढ़ाना या कटिंग एबिलिटी को बढ़ाना एक ही जैसी बात है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस यानी कि घिसाव रोधी बनाना, उसको घिस ना सके कोई, तो वो हार्ड ही तो मटेरियल होगा जिसको कोई ना घिस सके। ऊपर के तीनों आंसर एक ही जैसे हैं और तीनों गलत हैं। सही आंसर है रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य इंटरनल स्ट्रक्चर्स को और ग्रेन साइज को रिफाइन करना होता है, यूनिफॉर्म करना होता है, लेकिन नॉर्मलाइजिंग करने से स्ट्रेस और स्ट्रेन भी कम होते हैं क्योंकि ये लगभग एनीलिंग जैसा ही प्रोसेस है, बस इसके ठंडे करने की दर एनीलिंग से ज़्यादा होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये उद्देश्य होता है नॉर्मलाइजिंग का। क्वेश्चन 78। विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन्स 0% कार्बन। स्टील के किस संरचना में 0% कार्बन होती है। आयरन कार्बन फेज डायग्राम में हमारे पास आयरन और कार्बन की मिश्रण होता है। स्टील जो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील जो आपने पढ़े होंगे, उसमें आयरन और कार्बन एक एलॉइन की तरह उसमें संयुक्त किया जाता है, उसमें मिश्रण किया जाता है। फेराइट इस शब्द को अगर आप पहले दो इसके अल्फ़ाबेट को देखें, Fe, फेराइट मतलब फेरस, ये स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ लोहे का होता है, आयरन का होता है, फेरस का होता है, इसमें कार्बन नहीं होता। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है परलाइट में कार्बन भी होगा और आयरन भी होगा। लोअर क्रिटिकल तापमान से नीचे यानी कि 730 डिग्री के नीचे अगर किसी कार्बन स्टील को बहुत धीरे ठंडा किया जाता है तो जो स्ट्रक्चर आपके पास प्राप्त होता है उसको परलाइट कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर में आयरन और कार्बन दोनों विद्यमान होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है ऑस्टेनाइट जो स्ट्रक्चर है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर यानी कि 900 डिग्री तापमान के ऊपर किसी भी कार्बन स्टील में जो भी स्ट्रक्चर होगा वो ऑस्टेनाइट होगा, उसमें आयरन भी होगा और कार्बन भी होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सीमेंटाइट सिर्फ कार्बन का एक स्ट्रक्चर है। कार्बन स्टील में दो फॉर्म में रहता है, एक सीमेंटाइट और एक ग्रेफाइट। अगर स्वतंत्र कार्बन विद्यमान है उसको ग्रेफाइट कहेंगे और वो लोहे को नरम बनाता है, और अगर संयुक्त रूप में कार्बन विद्यमान है तो उसको सीमेंटाइट कहेंगे और वो स्टील को हार्ड बनाता है। तो सीमेंटाइट एक कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है।
आपसे पूछा गया है वो स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन की मात्रा 0% हो, उसका आंसर है फेराइट, क्योंकि फेराइट Fe से शुरू हो रहा है, इसमें सारा का सारा आयरन का स्ट्रक्चर होता है ये। क्वेश्चन 79, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सतह को हार्ड करने की विधि क्या है? ये जो चित्र में आपको दिखा रखी है, इस विधि का नाम बताएं। आप इसे फ्लेम हार्डनिंग मत समझना, क्योंकि फ्लेम हार्डनिंग में 2 रिंग अलग अलग होते हैं। ऊपर वाले रिंग में हम फ्लेम वो बर्नर का काम करता है, नीचे वाला रिंग जो है वो पानी के स्प्रे का काम करता है। इसमें आप देख रहे हैं एक कॉइल है जो ऊपर से लिपट के और नीचे जा रही है, यानी कि सर्किट पीछे जाके पूरा हो रहा होगा, कोई पावर सोर्स होगी। ये इंडक्शन कॉइल है। तो अगर किसी बेलनाकार आकृति को हमें हार्ड फेसिंग करनी हो या उसके सरफेस को हार्ड करना हो तो हम इस विधि से करते हैं और इसका नाम है इंडक्शन हीटिंग। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है नाइट्राइडिंग, ये चित्र नाइट्राइडिंग का नहीं है। केस हार्डनिंग में तो हम बक्से में बंद करते हैं, किसी बॉक्स में बंद करके रख देते हैं चारकोल या कोल के साथ उस जॉब को जिसको हार्ड करना है, या इस चित्र में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फ्लेम हार्डनिंग हम जानते हैं, उसमें 2 रिंग होते हैं, ऊपर बर्नर होता है, नीचे पानी का स्प्रे होता है। वैसा भी ये चित्र नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडक्शन हार्डनिंग। क्वेश्चन 80, विच टाइप ऑफ की इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? किस प्रकार की कुंजी का उपयोग रोटेशन के दोनों दिशा में उच्च टॉर्क को संचालित करने के लिए किया जाता है? ओके, देखिए जो शंख की हैं आमतौर पर ज़्यादातर यही प्रयोग में आती हैं हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन शंख की बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये शंख की आपकी लगी हुई है, ऊपर हब है और अंदर आपकी शाफ्ट है। शाफ्ट घूमेगी तो शाफ्ट की को अपने साथ घुमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि की आधी शाफ्ट में डूबी हुई है। जब की घूमने की कोशिश करेगी तो वो हब को अपने साथ घुमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि की आधी हब में भी डूबी हुई है। तो इसमें क्या होगा, हब रुकना चाहेगा क्योंकि उसके ऊपर लोड है, हमें कोई लोड ही तो चलाना है। टॉर्क को ट्रांसमिट करना मतलब कोई लोड होगा, उसको घुमाना है जो हाथ से नहीं घुमा सकते, इसलिए मोटर लगा रखी है। और हाई टॉर्क मतलब ज़्यादा बड़ी पावर की मोटर लगा रखी है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो आपकी पूरी की पूरी चाबी है ये यहाँ से चिरना चाहेगी, मतलब यहाँ से अलग होना चाहेगी बीच में से। नीचे वाला हिस्सा शाफ्ट के साथ घूमना चाहेगा, ऊपर वाला हिस्सा हब के साथ रुका रहना चाहेगा। तो ये की फेल हो जाती हैं। अगर बहुत हाई टॉर्क ट्रांसमिशन आपको चाहिए तो हम टेंजेंशियल कीज़ का प्रयोग करते हैं। ये है आपके टेंजेंशियल कीज़, इसमें शेयर फोर्स ना लग के कंप्रेसिव फोर्स लगती है, और हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। इस तरीके की की को हम कहते हैं टेंजेंशियल की। ऑप्शन 4 सही है। फ्लैट सैडल की तो आप प्रयोग कर ही नहीं सकते, ये तो आंसर गलत है। हाई टॉर्क ट्रांसमिशन में सैडल की का प्रयोग नहीं किया जाता। टेपर संक की हो या पैरेलल संक की हो, हाई टॉर्क ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें शेयरिंग होने का खतरा होता है, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेंथ कम होती है किसी भी मेटल की। वुडरॉफ की ये हम जान चुके हैं, वुडरॉफ की में भी वो टेपर शाफ्टों में यूज़ करते हैं, तो इसमें भी शेयरिंग फोर्सेस लगेंगी की के ऊपर, और ये शेयरिंग स्ट्रेंथ कम होने की वजह से फेल हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है टेंजेंशियल की, क्योंकि इसमें हम शेयरिंग फोर्स नहीं लगने देते हमारी की पर, उस पर लगती है कंप्रेसिव फोर्स, और हमारे किसी भी की के मेटल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगा। हाई टॉर्क ट्रांसमिशन में टेंजेंशियल की का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन 81, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का क्या प्रयोग होता है, उपयोग क्या होता है रिंग गेज का? ये सिलेंड्रिकल किसी शाफ्ट का डायमीटर को चेक करता है। तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है चेक होल डायमीटर। होल के डायमीटर यानी कि इंटरनल डायमीटर को ये चेक नहीं करता रिंग गेज, उसके लिए प्लग गेज होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। चेक शाफ्ट डायमीटर, ये ऑप्शन सही है। और मैं आपको फिर बता दूं, अगर सिर्फ डायमीटर लिखा है शाफ्ट का तो वो आउटर डायमीटर ही होगा। इनर डायमीटर को लिखने के लिए हम हमेशा इनर डायमीटर का, इनर वर्ड का प्रयोग करेंगे। खाली डायमीटर लिखा है तो आउटसाइड डायमीटर ही है ये। तो चेक शाफ्ट डायमीटर, ये आंसर सही लग रहा है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, चेक टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर। हमें सवाल में रिंग गेज दिया हुआ है, टेपर रिंग गेज नहीं लिखा हुआ है। टेपर रिंग गेज होता है टेपर शाफ्ट के डायमीटर को चेक करने के लिए, सिर्फ रिंग गेज लिखा हुआ है तो वो शाफ्ट डायमीटर को चेक करेगा। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है चेक इंटरनल थ्रेड डायमीटर। इंटरनल थ्रेड डायमीटर को थ्रेड प्लग गेज से हम चेक करते हैं, और इंटरनल सिर्फ डायमीटर को हम प्लेन प्लग गेज से चेक करते हैं। इंटरनल थ्रेड को थ्रेड प्लग गेज,
इंटरनल डायमीटर को प्लग गेज। ठीक है, हमें सवाल में रिंग गेज बताया गया था, ये शाफ्ट के डायमीटर को चेक करेगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 82, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। अगर इंटरनल थ्रेड को नापना है, अभी पिछले सवाल में हम इसका जिक्र कर रहे थे, उसके लिए सही उत्तर है थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिंग गेज नहीं होता, रिंग गेज तो आउटर डायमीटर को चेक करने के लिए होगा। स्नैप गेज दो सतह के बीच की सीधी दूरी को चेक करने के लिए होगा। और लास्ट ऑप्शन सेंटर गेज हमारे टूल को वर्क पीस पर अलाइन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो बाकी सारे आंसर गलत हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 83, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का नाम क्या है। इस गेज, ये रिंग गेज है, इसमें जो आपको इसका बोर्ड जो डॉटेड हिडन लाइन में दिखाया हुआ है वो टेपर दिखाया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे ना, आप सब लोग समझ गए होंगे। ये रिंग गेज है, ऊपर नर्लिंग हो रही है, ये रिंग जैसा लग रहा है, इसके अंदर एक बोर जा रहा होगा। इसका साइड व्यू दिखा रखा है बच्चों, सामने से देखने में ये ऐसा लगेगा। ओके, तो इसका जो बोर है वो टेपर जा रहा है, ये जो हिडन लाइन है ये टेपर में दिखा रखी है। इस तरफ से बड़ा डायमीटर है और इस तरफ छोटा डायमीटर है, तो ये गेज का नाम क्या होगा, टेपर रिंग गेज। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही है, टेपर रिंग गेज। रिंग गेज ये नहीं है क्योंकि इसका जो बोर है वो टेपर में है। स्नैप गेज ये नहीं है, वो तो सी आकार का होता है। और लास्ट ऑप्शन इंटरनल थ्रेड गेज। इंटरनल थ्रेड गेज को नापने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर अ पर्टिकुलर डायमेंशन। आयाम के लिए स्लिप गेज का चयन करने की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया ये है कि जो आपकी डायमेंशन आपको दी गई है, जिसके अनुसार आपको स्लिप गेज की डायमेंशन सेलेक्ट करनी है, जो जांचनी है आपको डायमेंशन, उस साइज़ को स्लिप गेज से बिल्डअप करने के लिए तरीका क्या है। सबसे पहले जो सबसे डायमेंशन में जो सबसे छोटा अंक है, दशमलव के सबसे आखिर में जो लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको चयन करेंगे। उसके बाद आप जो दशमलव उससे पहले वाला अंक है उसको चयन करेंगे। उसके बाद उससे पहले वाले अंक को चयन करेंगे और ऐसे हम बढ़ते हुए साइज़ में हम स्लिप गेज को चयन करेंगे। मकसद ये है कि कम से कम स्लिप गेज का प्रयोग करके हम उस डायमेंशन को बना लें स्लिप गेज के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टार्ट रिंगिंग विद स्मॉल साइज स्लिप गेज। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन 85, विच प्रोसेस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग कंपोनेंट्स। किस प्रक्रिया से मेटिंग घटकों के बीच में फिट का गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। अगर सरफेस आपको स्लाइडिंग फिट चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेसी की चाहिए, हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी हमें प्राप्त होती है लैपिंग से। ये हम पिछले किसी सवाल में ये जान चुके हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। फाइलिंग से हम साइज़ मेंटेन तो कर देते हैं लेकिन दशमलव तक नहीं हम मेंटेन कर सकते। वही मैं आपको बता रहा था जो आपके प्रैक्टिकल में आता है ना, एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल में, उसमें नीचे लिखा रहता है टॉलरेंस 0.01 mm। ये फाइलिंग से हो ही नहीं सकता। टर्निंग से भी इतनी एक्यूरेसी हमें नहीं आती है, ग्राइंडिंग से भी नहीं आती है। इसका सही उत्तर है लैपिंग। लैपिंग से हमें हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब जिस फिटिंग को हम चाह रहे हैं वो ही फिटिंग के साइजेस हमें दोनों पार्ट्स में मिल जाएंगे लैपिंग के द्वारा। और फिर जब हम फिट करेंगे उनको तो वो फिटिंग बहुत ही स्मूथ आने वाली है, तब हमें लैपिंग करनी पड़ती है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 86, विच एब्रेसिव इज़ यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डेंड स्टील एंड कास्ट आयरन। हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन को लैप करने के लिए हमें किस एब्रेसिव का यूज़ करना है, सिलिकॉन कार्बाइड का। नरम अगर धातु हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और फ्यूज्ड एल्युमिनियम, जो नीचे के दो ऑप्शन हैं वो नरम धातु या नॉन फेरस धातु, ज़्यादातर नॉन फेरस धातु के, एल्युमिनियम के, कॉपर के, ब्रास के, ब्रॉन्ज के, इस तरीके की बने हुए पार्ट्स की लैपिंग करने के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड और फ्यूज्ड एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। हमें सवाल में दिया गया है हार्डेंड स्टील, तो नीचे के दोनों ऑप्शन तो गलत हैं। बोरोन कार्बाइड तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बोरोन कार्बाइड का प्रयोग हम डाई या बहुत ज़्यादा हाई एलॉय, जो क्रोमियम के हाई एलॉय होंगे, उनको हम बोरोन कार्बाइड एब्रेसिव यूज़ करके लैपिंग करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन 87, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट साइमल्टेनियसली। उपकरण जो एक साथ घूमता है और साथ साथ आगे पीछे खिसकता है, रेसिप्रोकेट मतलब जो आगे पीछे भी खिसकता है, वो कौन सा परिष्करण कार्य है, वो कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन है।
तो अभी कुछ सवाल पहले हमने एक सवाल में देखा था, स्ट्रोकिंग लिखा हुआ था कि रोटेट करने के साथ हम उसको बार बार स्ट्रोकिंग क्यों करते हैं। वो ऑपरेशन कौन सा है? हॉर्निंग है। स्ट्रोकिंग कह लो या रेसिप्रोकेट कह लो, या आगे पीछे उसको ऊपर और नीचे हिलाना पड़ता है और साथ साथ वो रोटेट भी करता रहता है, तब जाके हॉर्निंग ऑपरेशन होता है। इसका सही उत्तर है हॉर्निंग। ड्रिलिंग में हम रेसिप्रोकेट बार बार नहीं करते। कभी कभी अगर चिप्स बहुत ज़्यादा फंस जाती हैं और अभी होल आर पार नहीं हुआ है, तब हम ड्रिल को बाहर निकाल के वो चिप्स को निकालने के लिए उसको बाहर करते हैं। तो ये ऑप्शन ड्रिलिंग नहीं हो सकता। इस ऑपरेशन का नाम जो ये पूछना चाह रहे हैं सवाल में, इन चारों ऑप्शन में ये हॉर्निंग सही उत्तर है, ऑप्शन बी। 88th क्वेश्चन, वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग। देखिए, लैपिंग में होल्स लिखा हो, ग्रूव लिखा हो या स्लॉट लिखा हो, इन सब का कार्य होता है एब्रेसिव को रिटेन करना। लैपिंग ऑपरेशन में वो ग्रूव लिखा होगा, होल लिखा होगा या स्लॉट लिखा होगा, तो आप समझ लेना कि वो आपके लैपिंग एब्रेसिव को या कंपाउंड को रिटेन करने के लिए, होल्ड करने के लिए होता है। अगर स्लिट लिखा हुआ है, स्लिट, तो वो एक्सपेंशन के लिए होता है। बस ये चीज़ याद रखना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टू होल्ड लैपिंग कंपाउंड। होल्स इसलिए दिए होते हैं रिंग टाइप लैपिंग टूल में, ताकि हम लैपिंग कंपाउंड जिसमें एब्रेसिव और वाटर या ऑयल की स्लरी से बना होता है, वो स्लरी मतलब उसका एक पतला सा पेस्ट बना देते हैं, बहता हुआ पेस्ट, उसको स्लरी कहते हैं। तो उसको होल्ड करने के लिए ये होल्स दिए होते हैं। ऑप्शन सी सही है। लुब्रिकेशन का कोई मतलब नहीं है लैपिंग में। रिमूवल ऑफ हीट भी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने उसमें होल दे रखे हैं। और लास्ट ऑप्शन, इंक्रीज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की इंक्रीज भी होल के द्वारा नहीं होती है। क्वेश्चन 89, विच टाइप ऑफ की हैज़ वन फेस कर्वेचर टू मैच शाफ्ट सरफेस। किस प्रकार की कुंजी में एक सरफेस, एक सतह वक्रता शाफ्ट की सतह से मेल खाता है, उसको हम कहते हैं हॉलो सैडल की। सैडल की दो प्रकार की होती हैं, फ्लैट सैडल की जिसमें हमें शाफ्ट को चपटा करना पड़ता है, और हॉलो सैडल की जिसमें हम शाफ्ट के रेडियस के ऊपर ही उस की को बिठा देते हैं और ऊपर वाला हिस्सा उस की का वो हब में संक होता है, मतलब डूबा रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हॉलो सैडल की। संक की तब होती अगर शाफ्ट के ऊपर सतह पे वो बैठी ना होती, उसके अंदर डूबी होती। ये ऑप्शन गलत है। फ्लैट सैडल की अभी बता दिया, अगर शाफ्ट के उस हिस्से को जहाँ पर चाबी को बिठाना है हमें, उस हिस्से को आपने चपटा या फ्लैट किया हुआ है, तब ये सैडल की कहलाती। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सर्कुलर टेपर की, वो तो एक रॉड जैसी होती है, टेपर रॉड जैसी, उसमें शाफ्ट के रेडियस के आकार के हम उसमें की में कोई सरफेस नहीं बनाते, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हॉलो सैडल की। क्वेश्चन 90, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस की। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके। ये संक की है, आधी ये शाफ्ट में डूबी हुई है, आधी ऊपर हब में डूबी हुई है, पैरेलल है, तो ये पैरेलल संक की। इसमें कोई हेड नहीं बना हुआ, तो ये जीव हेड की नहीं होगी। वुडरॉफ की जैसी शक्ल की ये लग नहीं रही है, और ये सैडल की तो नहीं है क्योंकि ये शाफ्ट के अंदर डूबी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा पैरेलल संक की। ऑप्शन ए सही है। जिब हेड की ये नहीं है, वुडरॉफ की ये नहीं है, और टेपर संक की भी इसलिए नहीं है क्योंकि सारी ये की जो है पैरेलल है, इसके सारे साइड्स पैरेलल हैं। क्वेश्चन 91, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज़ टेम्पर्ड बाय हीट अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड। किस प्रकार के कटिंग टूल को 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर किया जाता है। अब ये एक याद रखने वाला सवाल है, इसमें मुझे समझाने को बहुत कुछ नहीं है। टेम्परिंग जब हम करते हैं तो उसके रंग के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि इसका ये तापमान आ गया है, और फिर उस तापमान पे थोड़ी देर होल्ड करके उस रंग को मेंटेन करके और फिर धीरे धीरे हम उसको ठंडा कर देते हैं। ये टेम्परिंग प्रक्रिया का एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। टैप्स, ड्रिल्स। टैपिंग का टूल हो या ड्रिल का टूल हो, ये दोनों एक ही जैसे हैं, और रीमर भी एक ही जैसा है। टैप, ड्रिल और रीमर ये एक ही श्रेणी के सारे कटिंग टूल हैं आपके। तो अगर टैप सही होता उत्तर, तो ड्रिल भी सही होना चाहिए और रीमिंग भी सही होना चाहिए। जो थर्ड आंसर लिखा है टर्निंग टूल, ये सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल होता है, लेथ मशीन का टूल होता है, बाकी सारे ड्रिल मशीन के टूल हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कॉमन सेंस से भी निकल जाता है। वैसे ये याद रखने की चीज़ है, और आपके सामने ये एक चार्ट है जिसके आप नोट्स बना सकते हैं। इस चार्ट में दर्शाया गया है किस टूल को किस तापमान पर हम टेम्परिंग करते हैं।
और उस समय उस टेम्परिंग तापमान में इस टूल का कलर कैसा होने वाला है। लास्ट कॉलम में आपको कलर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन 92, वाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील। फिर बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। नॉर्मलाइजिंग हम करते हैं या तो इंटरनल स्ट्रक्चर और ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, या स्ट्रेस को और स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए, उन तनाव को, आंतरिक तनाव को कम करने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। टू ऐड कटिंग एबिलिटी, उसको दूसरे धातु को काटने योग्य बनाने के लिए, उसको तो हार्डनिंग कहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। टू डेवलप हाई हार्डनेस, ये भी आंसर बिल्कुल पहले जैसा ही है, ऑप्शन ए जैसा है, तो ये भी गलत है। हम उसकी हार्डनेस नहीं बढ़ा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये आंसर हो सकता है। लास्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस मतलब घिसाव रोधी। आप घिसाव रोधी बना रहे हैं तब भी आप जॉब को हार्ड ही कर रहे हैं। आप उसे दूसरों को काटने योग्य बना रहे हैं तब भी उसको हार्ड ही कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल एक जैसे हैं, ये तीनों गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीजेज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील। इस सवाल में पूछा गया है कौन सा ऊष्माउपचार प्रक्रिया स्टील को घिसाव के प्रतिरोध को बढ़ाता है, यानी कि उसको घिसाव रोधी बनाता है, वो जल्दी घिसेगा नहीं, उसको हम हार्डनिंग कहेंगे। वो एनीलिंग नहीं होता, एनीलिंग तो सॉफ्ट कर देता है। टेम्परिंग टफनेस बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, ब्रिटलनेस कम कर देता है। ये हार्डनिंग का उल्टा होता है। थर्ड ऑप्शन सही है हार्डनिंग। और नॉर्मलाइजिंग से हम स्टील को घिसाव रोधी नहीं बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हार्डनिंग। क्वेश्चन 94, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अनीलिंग। अनीलिंग का पर्पस है मेटल को जो हार्ड हो गया है, ब्रिटल हो गया है, फोर्जिंग की वजह से या वेल्डिंग की वजह से, हीट अफेक्टेड जोन की वजह से, तो एनीलिंग करने के बाद हम उसमें थोड़े से मेलेबिलिटी के गुण, डक्टिलिटी के गुण, उसकी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट, आंतरिक तनाव को कम करना और उसको नरम बनाना ताकि उस पर मशीनिंग कार्य हो सके। तो इसका सही उत्तर क्या है ढूंढ लेते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है टू सॉफन द स्टील, स्टील को नरम बनाना, ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन बाकी सारे आंसर्स पढ़ लेते हैं। टू ऐड कटिंग एबिलिटी ऐड करने का मतलब हार्डनिंग करना है। अनिलिंग उसका उल्टा होता है, हार्डनिंग नहीं करते, हार्डनिंग को कम करते हैं हम, तो बी ऑप्शन गलत है। टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना भी किसी जॉब को हार्ड बनाना ही होता है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, ये काम तो नॉर्मलाइजिंग का है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टू सॉफन द स्टील को नरम बनाना। 95th क्वेश्चन, वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विद कॉलर के साथ चकोर सिरे पर स्क्रू क्यों दिए जाते हैं। अरे हिंदी में कुछ अलग ही लिख दिया। ये सवाल ये पूछना चाह रहे हैं जो एक स्क्वायर हेड मतलब एक ऐसा स्क्रू या बोल्ट जिसका सिर ऊपर का जो हेड है वो 4 पहल का है, हेक्सागोनल नहीं है, 4 पहल का है, उसके नीचे एक फ्लेंज जैसा कॉलर दिया जाता है। ये कॉलर क्यों दिया जाता है? ये कॉलर इसलिए दिया जाता है ताकि जिस जॉब को ये बांध रहा है जब उसको टाइट करेंगे तो इसके किनारे जो 4 किनारे हैं नीचे वाले हेड के, ये जॉब के अंदर ना धंस जाएं, तो वो जो प्रेशर है, जो फोर्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये कॉलर। इसका उत्तर है प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, ऑप्शन ए सही है। ये आपके जो जॉब है, जो वर्क है, जो जिसको आप बांध रहे हैं, उसकी ऊपर की सतह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कॉलर दिया जाता है स्क्वायर हेड स्क्रूज में। रेज द हेड विड्थ सही ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी को हम मार्क नहीं करेंगे। प्रोवाइड लीक प्रूफ जॉइंट, भाई इतनी जगह तो छोड़नी पड़ेगी ना बोल्ट में ताकि उसकी चूड़ियाँ घिस के ख़राब ना हो जाएं जब हम उस बोल्ट को डाल रहे होंगे उस होल में। तो लीक प्रूफ तो कभी बोल्ट हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइड एक्सेस फॉर टूल्स की एक्सेस, ताकि टूल वहाँ तक पहुँच सके, उसमें भी ये जो कॉलर है ये कोई योगदान नहीं देता है, तो डी ऑप्शन भी आपका गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये वर्क के सरफेस को, यानी कि जो आपका कार्य है, जो आपका जॉब है, उसकी ऊपर की सतह को, जहाँ पर ये हेड आके बैठेगा और नीचे से जब नट टाइट होगा और ये उस सतह के अंदर गड़ना चाहेगा, फोर्स लगाएगा, तो उस सतह को ख़राब ना कर दे, इसलिए इस पर एक कॉलर दिया जाता है, एक फ्लेंज टाइप इस पर कॉलर दिया जाता है आपके स्क्वायर हेड स्क्रू पर। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 96, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टेपर प्लग गेज। टेपर है, प्लग गेज है, तो ये इंटरनल डायमीटर नाप रहा होगा, एक ऐसा डायमीटर
जो टेपर होगा, जो थोड़ा एक तरफ से कम डायमीटर होगा, दूसरी तरफ से बड़ा डायमीटर होगा, थोड़ा कॉनिकल शेप में कोई आपका इंटरनल डायमीटर है, उसको जांचने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम टेपर प्लग गेज का यूज़ करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। चेक द होल विद परफेक्ट फिट, किसी होल को चेक करना कि वो फिट है या नहीं है, मतलब उसका साइज़ को चेक करना। ये ऑप्शन पूरा सही नहीं है क्योंकि इसमें टेपर नाम नहीं आया। दूसरा ऑप्शन है चेक द इनसाइड थ्रेडेड डाया, थ्रेडेड डाया नहीं नापता प्लग गेज। अगर खाली प्लग गेज लिखा है तो वो थ्रेड नहीं नापेगा। थ्रेड नापने के लिए प्लग गेज के साथ थ्रेड प्लग गेज लिखना ज़रूरी है। तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर थ्रेड का कोई जिक्र नहीं है, टेपर का जिक्र है। ऑप्शन सी है चेक टेपर्ड होल विद परफेक्ट फिट। ये आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि टेपर प्लग गेज जो है उसका प्रयोग टेपर होल को जांचने के लिए ही किया जाता है कि इसकी फिटिंग सही आएगी या नहीं आएगी जब ये फिट होगा असेंबली में। ऑप्शन डी है चेक द टेपर एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड डायमीटर। ये प्लग गेज है तो ये इनसाइड डायमीटर को नापेगा, आउटसाइड डायमीटर को नापने के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आंसर भी गलत है। आंसर सही है ऑप्शन सी, चेक टेपर्ड होल विद परफेक्ट फिट। क्वेश्चन 97, वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन एडजस्टेबल रिंग लैप। अब स्लॉट आ गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्लॉट लिखा हो, होल लिखा हो या ग्रूव लिखा हो, इसका आंसर एब्रेसिव को रिटेन करना, होल्ड करना या एब्रेसिव कंपाउंड को रिटेन करना, होल्ड करना। तो आंसर देख लेते हैं। फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन हम लैपिंग में नहीं करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। जो आपकी स्लरी है वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है, तो पहला आंसर गलत है। परमिट क्लियरेंस, हमें लैपिंग में क्लियरेंस नहीं चाहिए होती है, हम तो उसको रगड़ के उसकी सतह को हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी करना चाह रहे हैं, तो क्लियरेंस क्यों चाहिए हमें? हम तो और उसको छुआ के उसको करेंगे ना, क्लियरेंस नहीं चाहिए इसमें हमें। फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए स्लिट का प्रयोग किया जाता है, स्लॉट का नहीं। परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड को फीड करने के लिए ये स्लॉट दिए जाते हैं, इसमें रिटेन किया जाता है आपका लैपिंग कंपाउंड जो एब्रेसिव और वाटर या ऑयल के साथ मिलके बना होता है। क्वेश्चन 98, विच एब्रेसिव कंपाउंड हैज़ एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव। कौन सा उपघर्षक उत्कृष्ट कटाई गुण करता है और महंगा होता है? पहला है डायमंड। डायमंड बहुत महंगा है, बात सही है। कटाई भी उत्कृष्ट करेगा क्योंकि ये पृथ्वी पर हार्डेस्ट मटेरियल, नोन मटेरियल है डायमंड। डायमंड से ज़्यादा हार्ड कोई मटेरियल नहीं होता। तो आंसर ये सही हो सकता है क्या? नहीं, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि सवाल में आपसे पूछा गया है कंपाउंड। डायमंड कंपाउंड नहीं है, डायमंड तो कार्बन ही है ना। ये एलिमेंट तो हो सकता है क्योंकि ये कार्बन से ही बना होता है। अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर और कई सालों बाद कोयला डायमंड में परिवर्तित हो जाता है। बोरोन कार्बाइड, ये है वो आंसर क्योंकि ये बहुत महंगा है और इसकी हार्डनेस लगभग डायमंड जितनी है, थोड़ी कम है उससे लेकिन लगभग डायमंड जैसी है। सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस बोरोन कार्बाइड से थोड़ी कम होती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की तो हार्डनेस इन चारों में सबसे कम होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोरोन कार्बाइड। ये एक्सपेंसिव भी है और इसकी एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वेश्चन 99, व्हाट इज़ लैपिंग। सबसे आखिर में पूरी रामायण खत्म हो गई, अब पूछ रहे हैं कि लैपिंग क्या है। सो व्हाट इज़ लैपिंग। लैपिंग क्या है? ये एक फिनिशिंग ऑपरेशन है जो बहुत आपको सटीक डायमेंशन देता है। दशमलव के 3 प्लेस तक आपको सटीकता से डायमेंशन बना के दे सकता है किसी जॉब की। फाइलिंग ऑपरेशन नहीं है लैपिंग, ग्राइंडिंग ऑपरेशन नहीं है लैपिंग, चिसलिंग ऑपरेशन, यानी कि फाइलिंग मतलब रेती वाला ऑपरेशन नहीं है, रेती हम प्रयोग नहीं करते। ग्राइंडिंग मतलब उसमें कोई ग्राइंडिंग व्हील हम नहीं यूज़ करते हैं। चिसलिंग मतलब छेनी वाला ऑपरेशन नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। ये एक सतह को बहुत फिनिश करने का, स्मूथ करने का, चिकना करने का ऑपरेशन है और साथ साथ डायमेंशन को बिल्कुल दशमलव के 3री प्लेस तक उसको बहुत हाई टॉलरेंस में उस डायमेंशन को लाने का एक प्रोसेस है। लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैप टूल। इस लैप टूल का नाम क्या है? इसमें एक स्प्लिट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्प्लिट है मतलब एक झिर्री आर पार कटी हुई है। स्प्लिट मतलब हमने उसको अलग कर दिया है। ये बुश पूरा होना चाहिए था लेकिन हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। तो इसका नाम जो दिया गया है, ये नाम है स्प्लिट बुश लैपिंग टूल। स्प्लिट बुश लैप, ये आंसर सही है। एडजस्टेबल रिंग लैप नहीं है ये। रिंग लैप इतना लंबा नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है, लंबाई में छोटा होता है।
एडजस्टेबल सॉलिड लैप नहीं है, सॉलिड नहीं है क्योंकि ये अंदर से खोखला है। और चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप, इसका सही उत्तर हमें मिल ही चुका है, वो है स्प्लिट बुश लैप। तो यहाँ आपका ये अभ्यास टेस्ट पार्ट 2 ख़त्म हुआ। अगली वीडियो के लिए ट्यून्ड इन रहें हमारे इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, गुड बाय।